Very good morning, everybody. It's great to meet you again on a Sunday. Looking back at the previous week, तो पिछला हफ्ता जो था वो काफी कुछ एक फोर्सफुल रिवर्सल था। कहीं पे तो भी ऐसा लग रहा था कि हम लोग 24,500 के ऊपर आ गए हैं, तो वहां से एक अच्छा सा एक हैमर भी हमको मिल गया था पिछले हफ्ते क्लोज तक। लेकिन इस हफ्ते जो अपेक्षाएं थी, जो पूरी एक्सपेक्टेशंस थी, उसके रिवर्स मार्केट गया है। और हमारी जो लेवल थी जिसको हम पकड़ करके निफ्टी पे चल रहे थे कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी आवर सेफ लेवल बियॉन्ड विच वी आर गोइंग टू ट्रेड, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर ब्रेकआउट एंड ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज, उस लेवल्स को मार्केट ने एक्चुअली तोड़ दिया और फिर से हम एक डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। तो अभी का जो मेरा स्टेटस है, दैट इज वी आर इन अ मार्केट विच इज सेल ऑन राइस, राइट। और इसके कारण नया पोजीशंस लेना हमने कम कर दिया है। और जो कुछ भी नया पोजीशन लेंगे तो वो थिन लेंगे, राइट। और दूसरी तरफ जो कुछ भी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है, अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हम उनके ऊपर डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं, ताकि उनके जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हैं उनको हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। तो नया पोजीशंस लेना मैंने काफी हद तक अब इस मार्केट में ड्रॉप डाउन कर दिया है, क्योंकि नहीं है, मार्केट की कंडीशन वैसी नहीं है कि जो कंड्यूसिव हो कि हमें आगे पुश दे, हमारी प्रोबेबिलिटीज को अच्छा कर दे। और सबसे पहला काम जो मुझे मार्केट में करना होता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ माय कैपिटल, राइट। जो हाथ में है वो नहीं खोना है। तो है, अगर हालत खराब है तो चुप बैठने में ही समझदारी है। लेकिन आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, क्विक रिव्यू ले लेंगे कि मार्केट कंडीशंस क्या है। उसके बाद एक बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है जो रिसेंटली मैंने देखी है, उसके ऊपर कुछ बातें करेंगे। और एक स्कैनर, शायद डैशबोर्ड भी बनाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको, ठीक है, आज मौसम हालत खराब है, लेकिन जब भी मौसम बदलेगा, हालत सुधरेंगे, तो हमारे पास एक टूल रहेगा जिसके थ्रू हम आगे जा करके मार्केट में अच्छे बेट्स ले सकेंगे। तो मार्केट में हम हमेशा फायदे में रहते हैं। जब ट्रेंड में रहता है तो पैसा बना के फायदे में रहते हैं, जब ट्रेंड में नहीं रहता है तो कुछ नया सीख के हम फायदे में रहते हैं। तो किसी भी हालत में मार्केट में मायूस नहीं होना है। जो भी मिल रहा है उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस लेकर के वी विल हैव टू कंटिन्यू टू stay in profit either by money or by learning. So let's move on to a quick look at where we are, and from there we will move on to our specific strategy around Bollinger Band. That is what I plan to cover up today. तो एक डिक्लेरेशन मेरी तरफ से कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो कुछ भी बातें मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो एक स्टूडेंट की नज़र से शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो जर्नी मेरे लिए डिफिकल्ट रही है वो आपके लिए आसान बन जाए। फिर भी यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं ऐसी नहीं कर रहा हूँ विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। जितना भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक सोची समझी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू है, सोची समझी स्ट्रेटजीज के थ्रू है, विच विच हैज ओवर द ईयर गिवन अस गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। सो लेट्स कम टू द क्विक लुक एट आवर डैशबोर्ड्स एंड द डायल्स। तो डायल्स पे आते हैं। सबसे पहले तो डायल्स बता रहे हैं कि परिस्थिति खराब हो गई है। अगर आपको ठीक से याद होगा तो सबसे ज्यादा जो डायल डैमेज हुई है इस हफ्ते, दैट इज द मिड कैप डैमेज। यू कैन सी मिड कैप में काफी हद तक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही थी पिछले हफ्ते, लेकिन अब यहाँ पे निगेटिविटी बढ़ गई है, और दूसरी तरफ निफ्टी की जो निगेटिविटी है वो भी बढ़ गई है। तो ओवरऑल ये हमको बता रहा है कि किसी भी हालत में कम से कम हमने मिड कैप और लार्ज कैप में काम नहीं करना है। अगर फिर भी आपको काम करना है, यू स्टिल वांट टू वर्क इन अ पर्टिकुलर मार्केट कैप, आपकी हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनेगा स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप में अभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिविटी बेटर है कंपेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप्स। बट ट्रेडिंग करना कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो फिलहाल यही सोच रहा हूँ कि जितना हो सके शांत रहेंगे, और अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो थिन एक्सपोजर लेंगे। कुछ ऐसा बड़ा हिम्मत वाला या हिम्मत वाली चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। बहादुरी दिखाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नुकसान बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। एसेट्स में अगर हम मूव्स के बारे में देखें तो अक्रॉस एसेट्स आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डैमेज इस हफ्ते स्मॉल कैप में हुआ है, फिर मिड कैप में हुआ है। मैफैंग में भी आप देखेंगे जो मूव्स आई हैं
आफ्टर द फेड डिसीजन, फेड ने जो रेट कट दिया था, लेकिन उसके आगे जो हॉकिश स्टेटमेंट्स आए हैं कि अगले साल हम कम रेट रिडक्शंस देंगे, तो उसके कारण जो मायूसी छाई थी उसने इस बार मैफेंग को हिट किया है बाय अराउंड 2%, आई वुड से। हैंगसेंग बीज भी निगेटिव चल रहे हैं, गोल्ड बीज निगेटिव चल रहे हैं। इनका मेन रीजन जो है वो है आपका डॉलर। डॉलर इज रनिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। तो जैसे ही डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो गोल्ड की जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ करेक्ट होने लगती है, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है टू डिलीवर ग्रोथ टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। जैसे हमें भी ये चैलेंज हो रहा है कि अगर डॉलर खुद ही रुपीस के अगेंस्ट 85 के ऊपर चला गया है, तो जो एफ आई अंदर पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सोचेंगे कि भाई अगर मैं डॉलर यहाँ डालूंगा रुपीस टर्म्स में तो मैं वीक हो रहा हूँ, राइट। इसके कारण एफआई भी अपना पैसा यहाँ से निकालते हुए दिख रहे हैं। और एक रीजन है जिसके कारण ओवरऑल मार्केट ठंडा चल रहा है, दैट इज द रिजल्ट्स। जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो स्लगिशनेस ऑटो में दिख रहा है, जो स्लगिशनेस एफएमसीजी में दिख रहा है, जो स्लगिशनेस ओवरऑल कंजम्पशन साइकिल्स में दिख रहा है, वो जाकर के हमारे जो रिजल्ट्स हैं आने वाले क्वार्टर के उनको निगेटिव बना सकता है। एक बैड न्यूज कल और एक ऐड हो गई कि जीएसटी जो है वो पॉपकॉर्न के ऊपर भी लगा दिया गया है। और कैरामल पॉपकॉर्न का अलग होगा, सॉल्टेड का अलग होगा, पैक्ड का अलग होगा, अनपैक्ड का अलग होगा। सो जो शुरुआत की गई थी कि दिस इज फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्सेशन एंड एक्साइज, वो शायद किसी और डायरेक्शन में अभी बातें चल रही है। सो ओवरऑल आई थिंक इट इज टाइम कि लोग उनके जो कैरामल और सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स है इसका नाम शायद कुछ बदल देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बट एनीवे दिस इज समथिंग विच इज वेरी बॉदरिंग, क्योंकि पहले ही कंजम्पशन नीचे की तरफ है, और जो मास कंजम्पशन की चीजें हैं उनके ऊपर आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज अगेन गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर इवन द स्नैक्स इंडस्ट्री, क्योंकि ये कहीं पे तो भी एक इंडिकेशन देगा कि ये जो मूव है टैक्सेशन की ये उनको फिर से आगे हिट कर सकती है। सो ओवरऑल थिंग्स आर नेगेटिव नैरेटिव वाइज, प्राइस वाइज ऑल्सो। तो प्राइस वाइज हमने क्या देखा पिछले हफ्ते, तो अगर हम प्राइस वाइज के बारे में देखते हैं तो मेनली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो लेवल थी डिफेंस की लेवल थी, दैट इज 24,500। वी वर कंटिन्यूसली वॉचिंग 24,500 फॉर आवर सेल्व्स, and that is where we have observed that now the market is not respecting it, और 24,500 को हमने क्रैक कर दिया, और उसके बाद आप देखिए कितने बड़े निगेटिव मूव्स आए हैं। इसलिए मार्केट को हमेशा लेवल बाय लेवल ट्रैक करना मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं सोचना है मार्केट कहाँ जाएगा ये प्रेडिक्ट करने से। ज़्यादा स्मार्टेस्ट इसमें है कि वो जहाँ जाएगा वहाँ पे मेरी क्या एक्शन रहेगी, उसका प्लान सॉलिड रहना जरूरी है। तो मेरा तो प्लान क्लियर था कि 24,500 के नीचे आएंगे तो नया इन्वेस्टमेंट बंद, पुराने इन्वेस्टमेंट्स में एग्जिट लेना चालू, और दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग थ्रू द वीक। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी लेवल कितनी अच्छी थी, क्योंकि जैसे ही 24,500 छूटा है आप देखोगे निफ्टी के जो फॉल्स आए हैं, जो निफ्टी में जो गिरावट आई है वो बहुत ही शार्प आई है। तो हमेशा ऐसी लेवल को ढूंढना बहुत जरूरी है जिसके नीचे डिसाइसिव मूव्स का पता चले हमको। तो यहाँ पे हम फॉर्चुनेट रहे, हम बराबर निकले। 24,500 ऐसी लेवल थी जो हमने पहले ही पकड़ करके रखी थी कि भाई इसके ऊपर गए तो हम प्ले करेंगे, इसके नीचे आए तो कट्टी। राइट। तो ये कट्टी फेस चल रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस मार्केट, टाटा बाय बाय, लेट इट स्टेबलाइज, लेट थिंग्स बी फिगर्ड आउट, राइट। फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट्स वगैरह मैं कहाँ देख रहा हूँ, तो एक्चुअली 9 महीने के चार्ट्स पे जाकर के ही हमको पता चलेगा कि इस लेवल के नीचे प्ले क्या हो सकता है। मैं वैसे ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं हूं कि हमें बहुत जल्दी रिवर्सल मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें खराब हो गई हैं। मेनली कंजम्पशंस का नीचे जाना और दूसरा डॉलर का ऊपर आना, इसके कारण क्लियर है कि एफआईआई जल्दी मुड़ने वाले नहीं है। और दूसरी तरफ एसआईपी डेटा भी दिखा रहा है कि धीरे धीरे करके जो पैसा वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के हाथ आ रहा था दैट इज ऑल्सो ड्रॉपिंग। तो एट सम पॉइंट इवन द रिटेलर्स हैव गिवन अप, और उन्हीं के जोर पे हम एफआईआई के साथ लड़ रहे थे। तो दिस इज फेज, राइट। दिस इज अ फेज वेयर कॉशन इज गोइंग टू टेक अ
अपर हैंड, राइट। तो हमारी जो लेवल है जिसको हम अभी ऑब्जर्व करेंगे इस मार्केट में, दैट विल बी अराउंड 23,200। सो 23,200 की लेवल है जिसके ऊपर अगर हम हैं तो आई थिंक आई विल गेट अ सपोर्ट एट 23,200। इफ आई डोंट गेट अ सपोर्ट एट 23,200, then the next depth level where I will get a support is 22,700। So 23,200, 22,700, ये दो immediate supports हैं जिसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। जस्ट लेट मी राइट इट डाउन सो दैट देर इज नो कम्युनिकेशन गैप। So 23,200 is going to be first expected level of bounce. Next level of bounce is 22,700. So this is the zone where we are expecting that the Nifty might give a bounce, right? And the level from where I will start getting aggressive in this market, तो वो अभी भी मेरे लिए 24,500 है। लेकिन जैसे जैसे हम और नीचे जाएंगे तो वो जो लेवल है जहाँ से मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है, दैट विल ऑल्सो स्लोली स्लोली ड्रॉप। तो सिंस वी आर वेरी नियर टू 24,500 स्टिल, मेरे अभी भी इसी लेवल पे फोकस कर रहा हूँ फॉर रियली बिकमिंग बुलिश इन दिस मार्केट, राइट। और मार्केट जब भी गिरता है तो अपने साथ सेक्टर्स को भी रिवर्स करते हुए जाता है। सो लेट्स लर्न इट आउट। सो इस हफ्ते जो सेक्टर्स निगेटिव में चले गए हैं, तो मेटल था जो प्रेफर्ड सेक्टर में था, वो चला गया है निगेटिव में। निफ्टी सीपीएसई वाज निगेटिव, कंटिन्यूज टू बी निगेटिव, सेम इज विथ एनर्जी, कंटिन्यूज टू बी निगेटिव। इंफ्रा था विच वाज रनिंग पॉजिटिव, दैट हैज बिकम निगेटिव। तो धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि जो हमारे सेक्टर्स है वो अब फिर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर है जिसने निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल किया है, एंड दैट इज सीएनएक्स फार्मा। तो सीएनएक्स फार्मा में खास करके थर्सडे को अच्छे मूव्स आए थे। फ्राइडे का मूव्स मैं उतना अच्छा नहीं मानता हूँ, फ्राइडे को करेक्शन आ गया था। बट थर्सडे को सीएनएक्स फार्मा ने एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया था। तो अगर आप चाहते हैं किसी सेक्टर में आपको काम करना है तो टिपिकली फार्मा पे फोकस करिएगा। फार्मा इज समथिंग विच कैन गिव यू सम गुड अपॉर्चुनिटीज। रीजन बीइंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है तो डॉलर्स के प्राइसेस का ऊपर जाना शायद इनको हेल्प कर देगा। प्लस यूएस में वॉट एवर पुश they would try to bring into the healthcare and all that, that is also can lead to some encouraging stuff for the pharma industry। ये दुधारी तलवार है क्योंकि एक तरफ यूएस विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, तो वो शायद प्राइसेस को हिट कर सकता है। दूसरी बात ये भी है कि अगर वो प्राइसेस को नीचे लाना चाहेंगे तो अदर कंट्रीज के जो मैन्युफैक्चर्ड फार्मर्स हैं विच आर एट अ हायर कॉस्ट, अगेंस्ट दैट दे माइट टेंड टू चीपर ऑप्शंस एंड वेयर अगेन आवर फार्मा कैन गेन इन वॉल्यूम्स। तो दुधारी तलवार है, कैसे जाएगी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू प्रेडिक्ट, बट आई विल फॉलो द प्राइस। सो प्राइसेस आर टेलिंग मी दैट फार्मा इज समथिंग विच इज हिटिंग अप। इसमें एक अच्छा सेटअप जो मैंने ड्यूरिंग द वीक मेरे ट्विटर हैंडल पे दिया था, दैट इज टॉरेंट फार्मा। तो मेरा ट्विटर हैंडल अगर आपको चेक करना है, दिस इज लेजी टर्टल मिल इन फॉर प्रॉफिट्स। सो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी अप ऑन ट्विटर ऑन द एक्स ओवर हियर, वेयर आई टिपिकली शेयर माय थॉट्स अराउंड ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, एज वेल एज जो सेटअप्स है मार्केट में। एज अ गुड एग्जांपल, कप एंड हैंडल सेटअप है, कप एंड चीट है। सो ऑल दीज लर्निंग्स मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये है टॉरेंट फार्मा का सेटअप। एक अच्छा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया था थर्सडे को, फ्राइडे को ये करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी अपने ब्रेकआउट लेवल से ऊपर बना हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेटअप है टॉरेंट फार्मा का। दूसरे जो दिग्गज है उसमें सन फार्मा है। तो जैसे जैसे आपको कोई सेक्टर में गुड मूव आता है तो उसमें मेजर प्लेयर्स पे ध्यान दीजिएगा। आपको दिखेगा कि वहां पे स्ट्रेंथ बन रही है, वहां पे पैटर्न्स बन रहे हैं। ये आपका है सन फार्मा। ओके, तो सीधा दिख रहा है रेजिस्टेंस को एकदम सटीकली ट्रैक कर रहा है। कोई यहाँ पे एग्जैक्टली सेल कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो वी विल कंफर्म, विल गेट एन एश्योरेंस कि फार्मा अभी सीरियस है ऊपर जाने के लिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउनवर्ड्स है तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, लाइट रहिएगा। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। अनदर गुड फेलो दैट यू शुड ट्रैक इन फार्मा इज डॉक्टर रेड्डीज ऑलवेज।
तो डॉक्टर रेड्डीज में भी स्ट्रांग मूव आई हुई है, वॉल्यूम्स भी है। तो फार्मा में कुछ है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज समथिंग दैट कैन प्ले इट आउट गुड फॉर यू ओवर हियर। So this is where we are in terms of sectoral touch. Sectors में और एक शॉकिंग चीज जो हुई है पिछले हफ्ते, that has been the IT sector negativity. So overall, whatever projections which have been given by Accenture, उसमें उतनी नेगेटिविटी नहीं थी। हमारे एडीआर भी यूएस में अच्छे से चल पड़े थे, लेकिन आईटी में एक शॉकर आया था ऑन द फ्राइडे। तो आईटी सेक्टर, अगर आप ट्रेल कर रहे हैं मेरे साथ, तो स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, 42,400, राइट। या दिस इज द लेवल, 42, आई थिंक 800। सो 42,800 की जो लेवल है, इसके ऊपर आप फोकस करिएगा। अगर हम 42,800 के नीचे आते हैं तो आईटी भी चला गया हमारे हाथ से। इट विल बी द टाइम टू से टाटा बाय बाय टू आईटी सेक्टर ऑल्सो। तो वॉच करिएगा मेनली आईटी फार्मा, फार्मा ऑन द स्ट्रेंथ साइड, आईटी ऑन द फॉल साइड, राइट। My focus around Mafang and Mon 100 continues to remain positive, क्योंकि दो गिरावट आई है यूएस मार्केट में, मेनली ड्यू टू द हॉकिशनेस ऑफ फेड। बट ओवरऑल ये यही बता रहा है कि यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है। अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है तो उसको, वो इन्फ्लेशन को होल्ड करती रहेगी, और उस इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण रेट हाइक्स ये लोग दे नहीं पाएंगे। बट साइंस दैट द यूएस इकोनॉमी इज गुड इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे मैफैंग में वी आर कंटिन्यूइंग टू होल्ड। आपको मैफैंग में कुछ वियर्ड सा बिहेवियर दिखेगा, इसके सर्किट लिमिट जो है वो पिछले दिन से, अपर सर्किट जो है वो पिछले दिन के भी क्लोज से नीचे होता है। बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप ठीक से स्टडी करेंगे तो मैफैंग का जो आई एनएवी है, वो एनएवी एक्चुअली काफी नीचे चल रहा है। लेकिन सिंस आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, देयर आर नो मोर यूनिट्स गेटिंग रिलीज्ड इन द मार्केट, द इंडिविजुअल्स बाइंग इज डिटरमाइनिंग द प्राइस। तो आपस में जितने भी लोग लड़ झगड़ रहे हैं उनके कारण ये प्राइस पुश हो रही है, और कहीं पे ये रियलिस्टिक एनएवी से काफी दूर जा रही है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे आपको सर्किट लिमिट दिखेंगे, जो कभी कभी क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे होते हैं। लेकिन आपने इसमें कोई निगेटिविटी रखनी नहीं है। टिपिकली लेट इट ब्रेक योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अभी भी ये मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर है, तो हम इसमें बने हुए हैं। पार्शियल बुकिंग आपको चाहिए तो यू कैन ऑलवेज प्लान डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, राइट। सो दिस इज समथिंग विच आई रियली हैव फॉर यू इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, सेक्टर्स जिसमें पॉजिटिविटी दिख रही है, सेक्टर्स जिसमें निगेटिविटी बढ़ रही है, या जिसको हमको यहाँ से छोड़ देना है। प्योर प्ले सेक्टोरल डैमेज कैसा हुआ है वो भी देखने लायक है इस हफ्ते। अगर हम सेक्टर्स में देखेंगे तो सिर्फ फार्मा और हेल्थ केयर में पॉजिटिविटी है। ये बहुत जरूरी होता है कि हम इस तरीके के डैशबोर्ड्स को ट्रैक करते रहे, ताकि हमको एक्चुअल मार्केट में परिस्थिति क्या है उसका अंदाजा जल्दी से जल्दी आ सकता है। तो वहां पे चार्ट पे भी हमने देखा फार्मा ऊपर चला गया है। यहाँ पे सेक्टरल्स ड्यूरिंग द वीक भी आपको बता रहे हैं कि सिर्फ सीएनएक्स फार्मा और हेल्थ केयर ने पॉजिटिव क्लोज दिया है। अदरवाइज सब सेक्टर्स में हैवी डैमेजेस हुए हैं, खास करके मेटल्स में और आईटी में, सीपीएससी में यहाँ पे हैवी डैमेजेस हुए हैं। इवन पीएसयू बैंक हैज आल्सो टेकन अ मेजर हिट। सो ओवरऑल बी अवे फ्रॉम दीज सेक्टर्स नाउ। पीएसयू बैंक्स में जो हम पोजीशंस लेके चल रहे थे उनको भी हमने उसमें से एग्जिट्स ले लिए हैं, क्योंकि डजेंट मेक एनी सेंस, मार्केट के अगेंस्ट हमको लड़ाई कभी भी लड़नी नहीं है, क्योंकि हार हमारी ही होगी, राइट। अब आ जाते हैं क्विक कंसेप्ट्स के ऊपर, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि मार्केट में हम ब्रेकआउट्स जो है वो बेस्ड ऑन बोलिंजर बैंड कैसे ढूंढ सकते हैं, राइट। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, एक क्विक सा आपको एक बॉलिंजर बैंड का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, और इसके ऊपर से हम फिर ब्रेकआउट्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, राइट। अगर आपको पसंद आ गया मेरा कंसेप्ट कि यहाँ पे इन ब्रेकआउट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो मुझे बताइएगा, ताकि हम फिर इसके स्कैनर्स जो है वो हमारे अगले सेशंस में और ड्यूरिंग द वीक में सेशन प्रिपेयर करूंगा, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा
कि किस तरीके से हम बॉलिंजर बैंड के थ्रू अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स को ढूंढ पाएंगे। सो लेट्स क्विकली गेट ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर होता है। इफ यू लुक एट इट, अपर ओवरलेस में आइएगा, ये बॉलिंजर बैंड करके इंडिकेटर है, जस्ट चूज दिस, राइट। तो इंडिकेटर एक्चुअली आपको बता क्या रहा होता है, ये इंडिकेटर है आपके स्टॉक्स की वोलैटिलिटी का अंदाजा ले रहा होता है। ये देख रहा होता है कि आपका स्टॉक्स क्या कंसोलिडेट हो रहा है या अफरा तफरी मची हुई है, दूर तक प्राइसेस जा रही है क्या नहीं। तो इसका बेसिस क्या है, तो इसका बेसिस पूरी तरह से स्टैटिस्टिकल है। अगर आप ने स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किया होगा, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज सिग्मा। ओके, सिग्मा क्या दिखाता है, ओवरऑल डॉट प्लॉट जो है आपका किसी भी प्रोसेस के रिजल्ट्स का, वेरिएशंस का, तो कहाँ तक कितने हद तक चीजें स्प्रेड हो रही है, ये आपको सिग्मा बता रहा था कि कितने हद तक वेरिएशंस आ रही है, राइट। फिर उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने लेवल तक की वेरिएशंस जो है वो मेरे लिए टॉलरेबल है। तो जैसे आप सोच सकते हैं कि मैं 2 सिग्मा के अंदर जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उनके ऊपर ही मैं काम करूंगा, तो क्या हो जाता है, ये रेंज जो है ये छोटी हो जाती है। अगर इसको आप 3 सिग्मा कर देंगे तो फिर ये रेंज और थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये आपको बताते रहता है कि किस हद तक वेरिएशन आते रहेंगे तो भी यू आर satisfied with it, you are really not worried about it। वैसे ही आप सबसे बड़ा जो टर्म मार्केट में या स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में क्वालिटी एश्योरेंस में सुनते होंगे, दैट इज 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा टिपिकली आपको बताता है कि ये जो रेंज है दैट कवर्स 99.9 परसेंटेज ऑफ द रिजल्ट्स दैट आर कमिंग इन फ्रॉम अ प्रोसेस। तो अगर 6 सिग्मा वैल्यू आपकी माइक्रॉन्स में होगी, yeah, I'm using a bit of engineering, so this is definitely going to tell you that somewhere जो है प्रोसेस जो है वो हाईली कंट्रोल्ड चल रहा है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट इज द रियली बेसिक्स अबाउट द बॉलिंजर बैंड। के लिए हमको जो बात बॉलिंजर बैंड बताता है वो यही बताता है कि किस हद तक, किस रेंज के बीच में आपके जो है प्रोसेस के जो एंड रिजल्ट्स के पैरामीटर है वो आ रहे हैं। जब हम इसको अप्लाई करते हैं हमारे प्राइस चार्ट्स पे, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या हो जाता है कि आप यहाँ पे 20/2 का सेटिंग करते हो, यानी जो मीन वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द आप वेरिएशन को मेजर कर रहे हो, दैट इज योर 20 पीरियड मूविंग एवरेज। ओके, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द आपके प्राइसेस कितने स्प्रेड हो रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कैप्चर्ड बाय दिस बॉलिंजर बैंड। तो जैसे ही आपको इसको 2 सिग्मा दे देते हो, तो ये आपको बताता है कि ओवरऑल इतना बड़ा स्प्रेड है आपके प्राइसेस का, तो अराउंड 95% चांसेस हैं कि प्राइसेस आपके इस रेंज में बने रहेंगे। ओके, तो अगर ये वाइड स्प्रेड रहेगा, आप जो स्प्रेड बोलते हैं वो बोलते हैं अपर लिमिट्स है, यानी 20 MA के ऊपर अगर मैंने अगर 2 सिग्मा लगा दिया तो आई विल गेट दिस अपर बोलिंजर बैंड। ओके, और मैंने -2 सिग्मा लगा दिया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा लोअर बोलिंजर बैंड, राइट। तो अगर मैंने अपर और लोअर बोलिंजर बैंड्स मेजर किए हैं, तो जब तक प्राइस इस रेंज में है दैट बिहेवियर इज वेरी मच नॉर्मल। ये क्या बता रहा है कि प्राइस में कुछ बहुत बड़ा मूव या धमाका नहीं आ रहा है, चीजें एकदम प्रेडिक्टेबल चल रही है या फ्लैट सी चल रही है, देर इज नो बिग सरप्राइज, राइट। लेकिन जैसे ही प्राइसेस इस रेंज के ऊपर जाती है तो आपको पता चल जाता है दैट देर इज सब एबनॉर्मल न्यूज और देर इज सब एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट, राइट। तो मेनली क्या होता है कि 2 सिग्मा की लेवल्स के अगर हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, ये एबनॉर्मलिटी को दर्शाता है और ये आपको बता देता है कि यहाँ पे अभी हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर ये रेंज आपकी छोटी बनी रहती है, अगर ये 2 सिग्मा आपका नैरो रहता है, पतला रहता है, तो ये क्या बता रहा है कि देर इज अ कंसोलिडेशन हैपनिंग, प्राइसेस आर रिमेनिंग इन अ साइडवेज जोन। वहीं पे अगर अपर बैंड और लोअर बैंड आपका वाइड हो जाता है, ये आपको बताता है कि देर इज अ
ट्रेंडिंग मूव गोइंग ऑन। ओके, तो आपको मेरे दो सवालों का भी जवाब आपको देना है कि जब भी अपर बैंड और लोअर बैंड का जो डिस्टेंस है ये छोटा रहता है, इफ इट इज स्मॉलर, राइट, व्हाट डज दिस टेल यू? नंबर वन क्वेश्चन, अभी मैंने जस्ट बताया है तो यू कैन फ्लिप द वीडियो बैक एंड अगेन स्टडी इट। दूसरी तरफ अगर अपर बैंड माइनस लोअर बैंड का जो गैप है ये काफी बढ़ा हुआ है, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द प्राइस? ओके, जस्ट मैंने बताया आपको कि जब भी अपर बैंड और लोअर बैंड एक नैरो रेंज में रहेंगे तो वो प्राइस के बारे में, एक बिहेवियर के बारे में बताते हैं, और जब भी ये एक वाइड रेंज में आ जाते हैं वो दूसरे उसके प्राइस के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। वो क्या है वो आपको अभी यहाँ पे जवाब में लिखना है इस वीडियो के कमेंट्स में। ओके, तो ये सिंपल सा स्टडी है कि अगर हम अपर बोलिंजर बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड के स्ट्रेच को समझे तो ये हमको बता देगा कि आइदर द स्टॉक इज ready for a breakout or it is already moved away from a breakout. So this is how हम Bollinger Band का यूज करके we can figure out whether the stock is in a range, in a narrow range, or it is actually has broken out and we are not going to track it, right? तो अगर मुझे पता लगाना है कि अपर बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड के बीच का डिस्टेंस नैरो है तो वो कैसे पता कर सकता हूं मैं? तो उसके लिए मैं और एक इंडिकेटर यूज करूंगा विच इज द ATR। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एवरेज टू रेंज करके एक इंडिकेटर होता है। एवरेज टू रेंज जो है ये अगेन 14 दिन में प्राइस मूवमेंट को स्टडी करता है और आपको बताता है कि प्राइस मूवमेंट जो है वो जो गैप है वो कितना नैरो है या कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ट्रू रेंज बढ़ जाती है तो आपको दिखेगा कि आपका जो है एवरेज टू रेंज इंडिकेटर जो है वो जीरो से काफी दूर चला जाता है, राइट। और जब भी आप कंसोलिडेट कर रहे हो ये जीरो के काफी नजदीक रहता है। तो हमको सिंपली ये ढूंढना है कि ऐसी पोजीशंस हमको ढूंढनी है जहां पे अपर बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड का जो डिस्टेंस है वो एवरेज ट्रू रेंज के लिमिट्स के अंदर रहे। अगर हम ऐसे सेटअप्स देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आज की तारीख में कंसोलिडेट हो रहे हैं। ये हमारा एडवांस अलर्ट रहेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं ये हमको अभी हमें पता नहीं चलेगा। तो आज सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि मैं कैसे बॉलिंजर बैंड का यूज करके ये ढूंढ सकता हूं, उसके ऊपर ATR का लिमिट करके मैं ये ढूंढ सकता हूं वो स्टॉक्स जो नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए आ रहे हैं, राइट। तो इसके लिए क्विक सा हम डर्टी डैशबोर्ड स्कैन बनाते हैं। सो लेट्स लुक फॉर इट। तो हम यहाँ के इसको नाम देंगे बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट्स। ओके, तो बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट्स जो है यहाँ पे वी विल जस्ट क्विकली पिक अप आवर फर्स्ट स्कैन टू फिगर आउट व्हाट इज द स्टॉक्स विच आर एक्चुअली कंसोलिडेटिंग। इनको हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो सिंपल सा हम टेबल आउटपुट भी ले सकते हैं। तो आई विल लुक फॉर, ओके, या लेट्स लुक फॉर दिस सिंपल टेबल आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे कॉलम्स को मैं टच नहीं करूंगा, लेट इट बी वॉट एवर इट इज, या वी विल कीप इट वेरी सिंपल। दिस इज समथिंग हम यहाँ पे ले लेंगे, डेली चेंज ले लेते हैं, स्टॉक्स में कितना प्राइस वेरिएशन आया है आज की तारीख में। क्या, फिर हम यहाँ पे लेट मी मेक इट फ्रेश, दैट विल बी इजियर। तो डेली क्लोज की जगह डेली चेंज ले लेते हैं। तो ये आज कितना प्राइस वेरी हुआ है इस स्टॉक का वो हमको पता चल जाएगा। फिर दूसरा हम यहाँ पे लेंगे एक सेक्टर ले लेते हैं कि किस सेक्टर को ये स्टॉक बिलोंग करता है। इफ यू वांट अदर इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स यहाँ पे वो मैं टिपिकली रखूंगा RSI, कि मेरे स्टॉक का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो क्या चल रहा है। सो दिस इज समथिंग विच आई कॉल इट एज DRSI। और सिमिलरली आप इसको वीकली पे भी
स्प्रेड कर सकते हैं और मंथली पे भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ओवरऑल डिफरेंट टाइम स्केल्स पे स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, वो भी आपको यहाँ पे पता चलती रहेगी। तो क्विकली मंथली भी ले लेते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच विल पुट एज WRSI, और यहाँ पे हम देखेंगे हमारा MRSI, मंथली RSI। ओके, तो ये ओवरऑल आपको पिक्चर देता रहेगा कि स्टॉक में पीरियड बाय पीरियड कैसी स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब हम ढूंढेंगे वो स्टॉक्स जिसमें एक नैरो जोन में कंसोलिडेशन आ गया है बाय यूजिंग द बॉलिंजर बैंड कंसेप्ट। तो फिल्टर क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा डिस्टेंस बिटवीन माई अपर बैंड एंड लोअर बॉलिंजर बैंड। ओके, तो उसके दोनों का बीच का डिस्टेंस हम ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे अपर बॉलिंजर बैंड, राइट, माइनस हम ले लेंगे लोअर बॉलिंजर बैंड। ओके, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया बिटवीन द अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड। तो ये ओवरऑल जो है मेरे स्टॉक्स की जो प्राइस वेरिएशंस आ रही है 2 सिग्मा की, उसकी रेंज क्या है वो मुझे बता रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो है विद इन एवरेज ट्रू रेंज के नैरो जोन में आना चाहिए। तो एवरेज ट्रू रेंज में से हम ले लेंगे यहाँ पे 280R, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड, क्योंकि एवरेज टू रेंज भी कहाँ से मेजर होगी, एक एवरेज के इर्द गिर्द कितना घूम रहा है। तो यहाँ पे वो हो जाता है आपकी जीरो लाइन, जिसको हम 20 MA कहते हैं बॉलिंजर बैंड लैंग्वेज में। तो यहाँ से यहाँ तक 180R होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 280R हो जाएगा, 180R प्लस 180R। समझे आप? तो ये एवरेज ट्रू रेंज मेरे लिए 280R है, जिसके अगेंस्ट मुझे देखना है कि क्या उसके अंदर बॉलिंजर बैंड आ गया है। तो ये हमको टिपिकली बता देगा कि हमारा जो वेरिएशन ऑफ प्राइस है दैट इज विद इन अ वेरी स्ट्रिक्ट रेंज, और वो स्ट्रिक्ट रेंज के अंदर होने का मतलब क्या है कि वहां पे स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। सो दिस इज वेयर वी विल पुट अप आवर कंडीशन इज लेस देन इक्वल टू 80R इंटू 2। ठीक है, तो अभी वो सब स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि एक्चुअली एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहे हैं। यहाँ पे और कंडीशंस में डाल दूंगा, दैट विल बी देयर टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ ऑल द ETFs एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या इंडेक्सेस। तो मैं नहीं चाहता कि किसी इंडेक्स को यहाँ पे देखूं या किसी ETF को यहाँ पे देखूं। तो उनको स्किप करने का आसान तरीका क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू ले लीजिए, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू ग्रेटर देन आप एक वेरी जेन्युइन स्मॉल सा नंबर ले लीजिए, ताकि दिस विल जस्ट गोइंग टू skip the dirt, that is we do not want any noise here of any particular ETF और any particular indexes, क्योंकि indexes और ETF काफी हद तक कंसोलिडेट होते रहते हैं। जैसे आप लिक्विड बीज लेंगे तो वो तो हमेशा इस रेंज में आपको मिल जाएगा, राइट। अब हम इसको रन करेंगे और देखते हैं कि क्या हमें ये बराबर रिजल्ट दे रहा है, राइट। सो लेट्स रन इट, and we'll just add it to the current dashboard. Yeah. Our condition is narrow, yeah, Bollinger Band pipeline. Okay. So these are all the stocks where we can see there is a consolidation in the smaller range. We'll just hide this. Let's look at these. Are they satisfying our conditions? मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। लेट मी क्विकली चेक द फिल्टर, सॉरी, क्विकली चेक माय लॉजिक। Passes all conditions. My upper Bollinger Band minus less than equal to dairy true range into 2 price to, okay, this looks good. तो यहाँ से आप देखेंगे कि क्या ये स्टॉक्स जो हैं एक नैरो रेंज में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे अभी मनोरमा है, यू कैन सी, ये देखो एक नैरो बैंड में आ गया है।
right? So you can observe over here, all these stocks, if you look at them, they are all coming under a narrow range. तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये स्टॉक्स जो हैं ये एक नैरो रेंज में आ गए हैं. Getting this? Right? So we are able to now capture stocks which are consolidating in a narrow range. इसमें से कुछ अच्छी सिचुएशन सेटअप्स पे स्टॉक्स हैं, वो भी हम धीरे धीरे करके देखेंगे. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूंगा एआई इंजीनियरिंग या एरो ग्रीन, राइट? So you can observe these are really in a narrow range. Okay? तो अब हमने उन स्टॉक्स को पकड़ना चालू कर दिया है जिनका बॉलिंजर बैंड जो है एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे स्टॉक्स पकड़ूं जो 5 दिन से नैरो रेंज में है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, एडिट में जाइएगा, यहाँ फिल्टर में आपको यही कंडीशन रिपीट कर देनी है कि आज की तारीख में तो है, आज की तारीख में ये इस रेंज के अंदर है, लेकिन अगर पिछले 5 दिन से भी क्या ये इस रेंज के अंदर थे, तो हम क्या करेंगे, डेली को हम लोग टिपिकली कर देंगे 3 डेज अगो. तो 3 दिनों से क्या हम इस रेंज के अंदर है, वैसा हम देखना चालू कर देंगे, राइट? तो ये हमारी कंडीशंस क्या है कि आज भी एटीआर के अंडर है और पिछले 3 दिनों से भी एटीआर के अंडर ये स्टॉक्स चल रहे हैं. तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हमको वो स्टॉक्स मिलेंगे जिसके अंदर ये रेंज जो है काफी दिनों से चल रही है. सो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि दिस जो है, दिस इज द रेंज विद इन विच द अपर बैंड एंड लोअर बैंड आर अंडर कंट्रोल. बट प्राइस क्या हो गई है, प्राइस आपकी अभी चली गई है इस बैंड के ऊपर. सो दिस इज समथिंग विच इज really not going to help us. So we will typically, what we are going to do is that we can add the condition over here that closing price is still between the upper and lower Bollinger Band. We can put that conditions also over here ताकि stock ने actually breakout नहीं दिया हुआ है. So for that what we will do, we will simply put up a condition over here around the price, that the price, closing price जो है that is less than upper Bollinger Band, right? और दूसरा कंडीशन क्या है, closing price is greater than lower Bollinger Band. So this is how we will be able to slowly control the results that we are getting. So let's look at NetWeb. Can you see this? तो ऐसे ऐसे ना आपको रिजल्ट्स देख करके स्कैनर्स को इवॉल्व करना पड़ता है. जैसे अभी हमने 3 स्टेप्स में स्कैनर को इवॉल्व कर लिया है और इसने अभी वो स्टॉक्स देना चालू कर दिया है जो कि एक नैरो रेंज में चल रहे हैं, राइट? सो दिस इज वेयर नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव फिगर्ड आउट द स्टॉक्स विच आर रनिंग इन अ पर्टिकुलर रेंज. तो आज जो हमने सीखा है वो सीखा है टू फिगर आउट द बॉलिंजर बैंड पाइपलाइन, यानी वो स्टॉक्स जो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहे हैं थ्रू द बॉलिंजर बैंड. अब हम अगले सेशन में मैं देखूंगा कि हाउ टू स्पॉट अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस बॉलिंजर बैंड रेंजेस. हमको पता चल गया है कि हम एक नैरो रेंज में चल रहे हैं, इसमें से हमको देखना है कि हम ब्रेकआउट की तरफ कैसे जा सकते हैं, यहां से हम कैसे ढूंढे वो स्टॉक्स जिन्होंने इस रेंज के बाहर अभी ब्रेकआउट दे दिया है. तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि हम अगले सेशन में ये देखें कि ब्रेकआउट्स बॉलिंजर बैंड में से आइडेंटिफाई करने हैं, तो डेफिनेटली बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि गिव मी अ स्कैनर फॉर बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट, राइट? तो जैसे डिमांड रहेगी उसके मुताबिक फिर लुकिंग एट योर इंटरेस्ट I will prepare it during the week, or we will connect back in the next week's Sunday review for the whole week, how the markets are going, right? I hope ये छोटा सा जो स्टडी मैंने आपको बताया आज, स्टैटिस्टिकली बॉलिंजर बैंड के थ्रू हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्राइसेस कंसोलिडेट हो रहे हैं, और ऊपर से एटीआर की कंडीशन से हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि वो एक नैरो रेंज में चल रहे हैं. तो ये बता दे रहे हैं कि हमारी पाइपलाइन क्या है जहां पे आगे का ब्रेकआउट हमको मिल सकता है, राइट? ओवर एंड अबव अगर आपको और स्ट्रेटेजी सीखनी है तो डेफिनेटली आई विल एनकरेज यू टू गो एंड चेक माय
एक्सेल टीआरओ स्टोर वेबसाइट, जिसकी की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दी हुई है। आने वाला जो महीना है जनवरी, उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं दो प्रोग्राम्स जो कि मैं लाइव शेयर करने वाला हूं। सो वी विल बी वर्किंग ऑन लाइव प्रोग्राम्स फॉर द कमिंग मंथ, एंड दैट विल बी द ट्रेंड फॉलोइंग सेशन। ये ट्रेंड फॉलोइंग का प्रोग्राम हम लाइव कंडक्ट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, एज वेल एज दी बॉटम फिशिंग, क्योंकि दोनों में डिमांड मुझे काफ़ी मिली है। तो जनवरी में ड्यूरिंग द वीकेंड्स आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट द प्रोग्राम फॉर द ट्रेंड फॉलोइंग एज वेल एज द बॉटम फिशिंग प्रोग्राम। तो इन दोनों का लाइव सेशंस में कंडक्ट करने वाला हूं, और डिस्काउंट्स भी डेफिनेटली इस ड्यूरिंग दिस वीक अराउंड क्रिसमस मैं शेयर करूंगा। तो definitely join me in the month of January and start learning along with me. As always, the whole purpose of whatever I am discussing over here is to improve a sense of systematic approach towards market in everybody's mind, क्योंकि हम सबको बताया गया है, और एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि मार्केट रैंडम है। लेकिन जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैंने ओवर द ईयर एक्सपीरियंस गेन किया है, तो देर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। तो मेथड टू दिस मैडनेस क्या है? तो दोज आर दीज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज विच आई शेयर ओवर ईयर अंडर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स, दैट इज ट्रेंड फॉलोइंग and breakouts, bottom fishing, as well as the weekend investing. So all these programs really give you a good idea about uh, what strategies you can use under which kind of a market conditions. Now let's talk about a quick parting gift. So in a quick parting gift, I would like to bring to you certain stocks which are looking healthy, और जहाँ पे एक अच्छा सा मूव भी आया हुआ है। बट डेफिनेटली एज ऑलवेज आई वुड लाइक टू टेल यू कि बड़ी पोजीशंस मत लीजिएगा, लाइट पोजीशंस लेकर के आप उनको स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट दिस स्टॉक कॉल्ड एज प्रीमियर एक्सप्लोसिव। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव जो है, दैट इज डिफेंस सेक्टर रिलेटेड सेटअप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया हुआ है, और रीटेस्ट करके इस जोन में ये चल रहा है। तो हैव अ लुक एट दिस, अबव 580 is something where you can expect some good moves that can happen over here, right? So इसको आप स्टडी करिएगा, दिस इज समथिंग which is looking interesting. And another thing was Orion Pro। तो ये आईटी के जो धुलाई है उसमें ये भी काफी हद तक करेक्ट हुआ है, फिर भी अपने सेटअप जो है ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर चल रहा है। तो ये दो सेटअप्स हैं, प्रीमियर एक्सप्लोसिव और ऑरियन प्रो के, जो कि उनके ब्रेकआउट लेवल्स के बहुत नजदीक है। तो ये वही टाइम है जहां पे रिस्क आप छोटा रख करके यू कैन स्टार्ट ऑफ विद अ थिन पोजिशन एंड रियली ऑब्जर्व इट हाउ इट गोज फ्रॉम हियर। डेफिनेटली नॉट अ बाय सेल एडवाइस, कीप इट फॉर योर स्टडीज। I would suggest three names will help you. I think four names will help you in large cap. Torrent Pharma and Sun Pharma you should look at because of the sectoral up move. And Orion Pro and Premier Explosive is something जो आपको देखना है, क्योंकि उन्होंने ब्रेकआउट से होकर के करेक्शन आया हुआ है, बट अभी भी ब्रेकआउट लेवल्स के नीचे ये गया हुआ नहीं है। So that is what I really have for you. So I look forward to meet you again during the week. If I see good set of comments over here which are asking for a Bollinger breakout scanner, we will develop it together. आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उससे इम्प्रूव होगी। और जो आज पाइपलाइंस की जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है बॉलिंजर बैंड की, उसको भी स्टडी कीजिएगा। उससे भी आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि किस तरीके से हम मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। Thank you, and yeah, stay connected with me. Where to connect with me? You can always go to my Excel TRO website. You can also use the Learn to Invest app, download it, and you can ask me questions over there. Otherwise, Twitter hai. Otherwise, the comment section of this videos will also help you. So have a great week, guys. We continue to remain under the same status. That is cautiously optimistic and looking forward to have a great Christmas. Great Christmas wishes to everybody over here. Take care. Bye bye.